तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हमने ये तो बताया कि हमने पहले नहीं किया, पर अब क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं, एक रीज़न नहीं है। एक तो ये है कि स्टाफ के साथ सही कम्युनिकेशन सेटअप करना, क्योंकि अभी हमारी कंपनी यहाँ के लिए एक नई कंपनी है और उधर से हमने एक और फैक्ट्री से कुछ थोड़ा सा स्टाफ शिफ्ट किया जो हमारे बहुत पुराने लोग हैं। तो आपस में भी उनका कम्युनिकेशन सेट हो, हमारा भी कम्युनिकेशन सेट हो, ये एक मेजर रीज़न है। फिर दूसरा, हमारे शेयर्ड गोल्स क्या हैं आपको इंडिविजुअली पता हो। देखो, जब मैंने काम स्टार्ट किया उस टाइम ना तो मोबाइल थे, तो व्हाट्सएप तो था ही नहीं, और इसका ईमेल भी अभी नहीं स्टार्ट हुआ था। जब मैंने काम शुरू किया तो ईमेल भी उसके बाद में स्टार्ट हुआ था। तो स्टाफ से कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका होता था कि मीटिंग करना। लेकिन अब इतनी फैसिलिटीज़ हैं और ये हमको अलाउ करती हैं कि हम कम्युनिकेट करें इवन डिस्टेंस। तो लेकिन उसके लिए भी वो ये नहीं कि हमेशा डिस्टेंस ही बनाए रखें, तो कभी कभी क्लोज आना शुरू होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। और बाकी जो मैं अब आपको जर्नी के बारे में कुछ बाकी के रीजंस अभी आपको पता चलेंगे जब मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि इट इज़ अ टेक ऑफ पॉइंट ऑल्सो फॉर अस। ठीक है, एंड टेक ऑफ पॉइंट फॉर अस मीन्स कि टेक ऑफ पॉइंट आपके लिए भी है, आपके कैरियर्स के लिए भी है। अच्छा, और एक रीज़न ये है कि अब हमारा स्टाफ का लेवल जो पहुंचा है, जो हम अपने लिए गोल तय कर रहे हैं आगे के लिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें स्टाफ का लेवल अब जाकर उतना पहुंचा है जितना हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो और हर डिपार्टमेंट में जो लोग रिक्वायर्ड हैं वो लगभग अब हमने रिक्रूट कर लिए हैं और आगे आएंगे। तो अब मैं थोड़ा आपको अपनी हिस्ट्री, हाँ, और फिर एक और रीज़न बीच में आ गया। इससे पहले मैं अपनी हिस्ट्री शुरू करूँ कि अब मैं रिटायरमेंट के करीब पहुँच रहा हूँ और इन्होंने सारा संभालना है। तो वो भी एक रीज़न बन जाता है कि वो अपना एक सिस्टम्स और कम्युनिकेशंस सारा इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो मैंने भी ओरिजिनली हम कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं है। मेरे पेरेंट्स वही पार्टीशन से के बाद ही इधर शिफ्ट हुए, और मैं खुद आई वाज बोर्न इन 1957, और उसके बाद हमारी तो हम बहुत ही एवरेज क्लास में हैं। और उसमें बस इतना था कि हमारे पिताजी ने हम सबको पढ़ने की पूरी छूट दी, एंड आई कुड क्वालिफाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1981। फिर अपना प्रैक्टिस शुरू किया। फिर बहुत जल्दी ही 86 के करीब हमने 2 बिजनेस ऐड किए। उसमें से एक चीज़ का बिजनेस था जो हम 5-7 साल के बाद हमने क्लोज कर दिया। लेकिन ये जो एक बिजनेस स्कूल रिलेटेड था जो कि एक्सपोर्ट ऑफ बुक्स का था, तो ये एक चार्सविक के नाम से कंपनी ये सन 1986 में प्रैक्टिकली शुरू हुई, और उसमें हमने बुक्स एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। और उस टाइम ये पार्टनरशिप फर्म थी चार्सविक ट्रेड्स के नाम से, जो आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये बनाई गई थी 2008 में, और इसमें एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया 2012 में, पर ये कंटिन्यूटी है तो वो फर्म से उसमें हो। तो बुक्स के ट्रेड का मतलब है कि हम स्कूलों से डील करते थे। तो नेचुरली हर आदमी अपना एक्सपेंड करना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो बुक्स के बाद हमने स्टेशनरी ऐड कर ली, क्योंकि स्कूलों में स्टेशनरी भी चाहिए होती है। फिर धीरे धीरे ये करीब 2007-8 में हमने सोचा कि अब बुक्स का इतना टर्नओवर हो गया है तो हम यूनिफॉर्म में भी जाएं। तो 2008 के करीब हमने बहुत छोटे स्केल पे यूनिफॉर्म का काम शुरू किया, और फिर उसके बाद मतलब प्री कोविड टाइम तक, तो 2018-19 का हमने अच्छा वो किया कि हम बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं बने, लेकिन एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। हमारा करीब 20 करोड़ के करीब टर्नओवर हो गया कोविड से पहले। तो फिर उसके बाद कोविड आ गया। अब जो एक नेचर ऑफ बिजनेस होती है, कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, और ऐसी एजुकेशन,
इसमें कभी डाउनफॉल उतना आता नहीं है। हम बड़े एश्योर्ड थे, मार्जिन कम हो रहते हैं, जो भी बिजनेस एश्योर्ड होते हैं उसमें मार्जिन कम रहते हैं, लेकिन आपका टर्नओवर बना रहता है। अगर हम खाली गारमेंट्स के बिजनेस में होते हैं तो गारमेंट्स में कभी एक्सपोर्ट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल कंपटीशंस होते हैं। लेकिन इसमें एजुकेशन तो बढ़नी है, इट वाज वन साइडेड, तो वी वर एश्योर्ड। पर कोविड ने हमें सिखाया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सबसे पहले स्कूल बंद हुए, कोविड में सबसे पहले स्कूल बंद हुए, और कोविड के बाद सबसे लास्ट में, वो भी करीब 2.5 साल बाद, रेगुलर स्कूल स्टार्ट हुए। अब जब रेगुलर स्कूल नहीं है तो किसी को यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, स्टेशनरी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, स्कूल बुक्स भी उस टाइम फिर उन्होंने सारी ऑनलाइन कर दी। तो एक तरह से हम अपना अर्श से फर्श पर आ गए, बिल्कुल टोटली। इट वाज कि भाई बंद हो गया हमारा सबका, और वो 2 साल से ज़्यादा ऊपर रहा। उसमें मेरे को अपने हमारा गल्फ में भी, क्योंकि हमारा आउटलेट था, वो बंद करना पड़ा, बेचना पड़ा, हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी। वहाँ पर हमारे पास 3 प्रोमाइसेस थे कि 4 प्रोमाइसेस थे रिठाला में, उसमें से एक प्रोमाइसिस को रख के बाकी सारे प्रोमाइसिस हमने वैकेट कर दिए, और ये बस गारमेंट की फैक्ट्री का छोटा सा प्रोमाइसिस हमने अपने पास रिटेन किया। तो इस तरह से एक तरह से ये जो 2023 में फिर हमने अपना मकान भी इधर शिफ्ट किया, क्योंकि उधर का मकान हमें बेचना पड़ा, तो हम ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट कर गए कोविड के दौरान। तो 2023 में हमने फिर से यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट किया, और उस पुराने यूनिट में गारमेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट की, और एक ये फैसला लिया कि हम अब खाली गारमेंट्स में काम करें, क्योंकि फिर से दोबारा उतना हर लाइन में बिजनेस बनाना उतना आसान काम नहीं था, और फर्क बहुत आ चुके थे बिजनेस के। तो इसलिए हमने गारमेंट की लाइन चूज की, और पहले ये R22 जो है उसका फर्स्ट फ्लोर सिर्फ हमने ऑक्यूपाई किया, उसमें एक छोटा सा निटवेयर गुड्स का यूनिट लगाया, और जो हमारा वूवन गुड्स, आप अब तो ये फर्क समझते होंगे ना, वूवन गुड्स और होजरी गुड्स। वूवन गुड्स को हम वही रिठाला यूनिट, और इस साल हमने वहाँ की फैक्ट्री को भी इधर शिफ्ट किया है, ठीक है। और ये शिफ्टिंग अभी लास्ट मंथ तक भी, मई के एंड तक तो चली रही, अब जाके शिफ्टिंग कंप्लीट हुई, अब जाके हमारा थोड़ा स्टाफ कंप्लीट हुआ, और उधर से भी स्टाफ जो हमने इधर शिफ्ट करना था, तो उसमें हमारे आप ये एक यहाँ पे देखिए कि ये शुरू से हमारे कंपनी में रीत रही है कि जो ज्वाइन हमें करता है वो लंबे टाइम तक चलता है, या तो फर्स्ट 6 मंथ में ही चला जाता है वापस। ऐसे ये नहीं कि हर कोई फिट हो ही जाता है, ऐसे केसेस आते हैं, और यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम भी बदल गए हैं। हर कोई देखता है अच्छा मेरे को 500 रुपये वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, मैं भागूँ। लेकिन हमारी पॉलिसी है टू ग्रो विद द एम्प्लॉयज़। दोनों देखिए, एम्प्लॉयर का काम एम्प्लॉयज़ के बिना नहीं चलता, और एम्प्लॉयज़ को भी अपनी ग्रोथ के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयर चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जितेंद्र ने हमें एज अकाउंटेंट ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल आपको 3 साल हुए, 4 साल, चौथा साल चल रहा है मेरे, और आज वो प्रोडक्शन मैनेजर हैं। ऐसे ही रुपेश कहाँ है, रुपेश ने भी एज नियरली हेल्पर ज्वाइन किया, और आज वो, तो ये आपके सीखने पर है कि आप कितना काम सीख सकते हैं। हम अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं अब, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है, कितना काम आप सीख सकते हैं। और एम्प्लॉयज भी देखिए 2 तरह के होते हैं, तो जैसे आज हमने किन को बुलाया है, जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज, कंट्रैक्चुअल लेबर को नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ उनके लिए ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। उन्होंने तो आना है, उनको यही है कि उनकी मशीन अपग्रेड हो जाएगी, अदरवाइज उनकी स्किल बेसिकली वही रहती है, अनलेस कि वो आउटसाइड जाके कोई और स्किल डेवलप करें, वो उनकी ग्रोथ वहीं तक रहती है। लेकिन आप सबकी ग्रोथ ओपन है,
तो वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का भी मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। मेहंदी हसन बैठा है, उसने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर स्टार्ट किया, पर अब वो काफ़ी हद तक हमारा एक डिपार्टमेंट पूरा संभाल रहा है और आगे वो इसीलिए उसको बुलाया। तो वो जो साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली, तो ये रीज़न यही है कि अब हम एक अपने कम्युनिकेशन चैनल सेट करें। क्षितिज सिस्टम, नए वाले सिस्टम पहले से हैं कंपनी में, ये नहीं कि हमने कोई अनसिस्टमेटिकली कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन वो तब की नीड्स और तब की हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे अभी मैंने बताया ना, तब तो फ़ोन भी नहीं थे और मोबाइल भी नहीं थे, तो वहाँ से हमने शुरू किया। ठीक है, तो आपको यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। मैंने ब्रीफली अपना जर्नी के बारे में बता दिया। आज हम फिर, अभी हमारा ये रीस्टार्ट है, आज हम मुश्किल से 5 CR के लेवल पर पहुँचे हैं, लेकिन ये टेक ऑफ पॉइंट है क्योंकि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहते हैं कि हम अपना स्टाफ रिटेन करें, उनको ठीक से ट्रेन करें और वो हमारे साथ लंबे टाइम तक टिकें और वो भी हमारे साथ साथ ग्रो करें। या आपको ढींगा साहब बता सकते हैं कि हमारा स्टाफ के साथ या स्टाफ का हमारे साथ क्या व्यवहार रहता है। ये डोगरा जी हैं, आपको कितने साल हो गए डोगरा जी? हाँ, 47 ईयर, 47 तो ईयर तो हमें टोटल नहीं है, 27th ईयर में से वो हमारे साथ हैं। ढींगरा जी वैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ 86 से ही हैं। ये CBSE में थे, CBSE में से रिटायर हुए हैं, लेकिन उनसे संपर्क मेरा वहीं उसी टाइम बुक्स के उसके करा हुआ, हमारी एक दोस्ती बन गई। तो वो इसलिए मैं उनसे ये नहीं कहता कि हम जुड़े हैं अभी कंपनी में, वो तो अपने रिटायरमेंट के भी मेरे ख्याल 4-5 साल के बाद आए हैं। तो वो, पर उनसे मेरा जो संपर्क है वो 86 से ही चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप, हालांकि आपका देखने वाले ये हैं, मैं तो अब धीरे धीरे और बैक सीट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको संदेश मेरा यही है कि जुड़ के रहिए, मन से काम करिए। अगर आप ऑनेस्टली काम करेंगे, आपको ये समझ के काम करना है कि ये काम हमारा अपना है, तो आपकी भी उसी तरह से ग्रोथ होगी। तो तभी बिजनेस की ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी तो आप भी वहीं रहेंगे, फिर आप दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी आगे का आपको क्षितिज और बाकी जो भी उन्होंने अपना एजेंडा बनाया हुआ है वो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे मैं ना आपको कुछ दिखाना, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किस किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो मुझे 1-2 सेगमेंट बता सकते हो? एक हमारी सबसे मेन सेगमेंट है, वो तो सबको पता है, कौन सी है? जो हमारा मेन काम है वो हम किस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं? फैब्रिक के लिए करते हैं, बट किस इंडस्ट्री, मतलब हाँ जी, टेक्सटाइल ठीक है, बट हम गारमेंट्स भी ठीक है। यूनिफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली। और यूनिफॉर्म हम किस किस के लिए बना रहे हैं अभी? स्कूल के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल। जब कोई बोलेगा तो दे देना, ठीक है। तो हम जब अपनी सेगमेंट लिस्ट करेंगे कि हम किस किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि हम स्कूल सेगमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और किस सेगमेंट में काम कर सकते हैं, वो भी मुझे 1-2 एग्जांपल दे दो। स्कूल के साथ तो हम कर ही रहे हैं। कई कंपनीज होती हैं, उसमें भी वर्कर्स की ड्रेसेस होती हैं, वर्कर ड्रेसेस होती उसके लिए हम कांटेक्ट ले सकते हैं।
हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स है, हाँ, बिल्कुल उनकी ड्रेसेस का भी कांटेक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। और काफी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर हम अपना इंट्रोड्यूस करके अपने आप को मतलब उनको कंसल्ट कर सकते हैं। दे सकते हैं, हाँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि हम कंपनीज को दे सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल के साथ डील कर सकते हैं, तो एक सेगमेंट हॉस्पिटल हो जाएगा। अब कितने एक ऐसे स्कूल्स हैं जिनको हम सामान दे सकते हैं? कोई भी आंसर करना चाहेगा? एक रफ आइडिया कि कितने एक स्कूल है जिनको हम माल सप्लाई कर सकते हैं? सर ये तो डिपेंड करता है हमारे वर्क हाँ जी। क्योंकि इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अप्रोच कितनी है, हम कितने कांटेक्ट बना रहे हैं हाँ। और कितना ऑर्डर ले सकते हैं। ले सकते हैं, हाँ। हाँ, क्योंकि इसकी कोई बाउंडेशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मुझे नहीं पता, बट एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कितने स्कूल होंगे? अंकल को पता होगा, अंकल को पता होगा। बहुत चीज हो रही है। एक रफ आइडिया, 50,000, 1,00,000। क्या 11, क्या 25 पहुंच गया, अब 26। हाँ हाँ हाँ। जस्ट डबल हो गए होंगे। उस टाइम पे कितने थे? उस टाइम थे 3-3.5 हजार के आसपास थे स्कूल। 3,500 स्कूल हाँ थे जी। पूरी इंडिया में। हाँ जी है? हाँ जी हाँ जी। सीबीएसई, सिर्फ सीबीएसई। तो आईसीएसई भी इतने ही होंगे या दूसरे जितने नहीं, भी boards? ICSE में कम है। अच्छा, हाँ बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं मिलाकर तो सीबीएसई जितने होंगे? नहीं होंगे? हाँ, होंगे। सारे स्टेट्स के तो- बोर्ड मिला करके। ठीक है, तो 3,500 सीबीएसई, 3,500, 7,000 थे किस साल में अंकल? है किस साल में थे? ये आप लगा लो 15 तक लगा लो आप। 15 साल पहले। हाँ 15 नहीं, 15 तक। हाँ जी, ईयर अच्छा 2015। 2015 तक। तो अब मैं एक असम्पशन ले लूं कि अभी 3 गुना हो गए होंगे, 2 गुना हो गए होंगे, 3 गुना हो गए होंगे। 2 गुना मान सकते हो। 2 गुना मान सकते हैं। तो 14,000 स्कूल तो होंगे इंडिया में पूरे, है ना? तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल प्रोस्पेक्ट जो स्कूल हैं जिनको हम बेच सकते हैं वो 14,000 स्कूल तो हैं ही है ना? उनमें से किसी को भी हम माल बेच सकते हैं। हम एवरेज सेल मतलब एक स्कूल को कितना एक माल बेचते हैं? अगर उसमें 2,000 बच्चे भी हों तो हम कितने एक का पूरे साल में उसको माल बेच लेंगे? कोई गैस किसी का? ये तो स्कूल डिमांड के ऊपर मैटर करता है। हाँ कितनी डिमांड होती है? हाँ, बट एवरेज अगर हम लें तो कितना एक माल बेच सकते हैं उसको? एक नंबर बता दो कि आपके हिसाब से 200 से 250 नॉर्मली। 200-250 रुपए एक बच्चे के लिए। रुपए नहीं, हाँ जी, 500 रुपए नॉर्मली। 500 रुपए पर बच्चा, है ना? 500 रुपए पर बच्चा। और अगर 2,000 बच्चे हैं तो टोटल कितना हो गया उसका? 2,000 इंटू 500। हाँ जी, कितना हो गया? जरा ये कैलकुलेट करना है। 500। वैसे जो हम ड्रेस बेचते हैं थोड़ी ज्यादा वो होती है अच्छी वाली, तो 1,000 रुपए, 1,500 रुपए लगा लेते हैं। स्कूलों में अच्छी क्वालिटी कोई नहीं देखता। बात तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आप स्कूल को 2 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो, काउंटर खोलो, जैसा मर्जी माल बेचे जाओ। अच्छा, तो कितना एक पर बच्चे के लिए हम कितना 1,000 रुपए का तो बेच सकते हैं 1000 साल में, शर्ट बेच सकते हैं। है ना? 1,000 रुपए तो का तो माल एक बच्चे को दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर 2,000 बच्चे हैं उस स्कूल में, 2,000 इंटू 1,000 कितना होता है यार? कोई बता दो मेरे को। 3 सिफर और लगा दो ना 2000 के साथ। 2,000 000, ठीक है? 20 लाख की तो सेल हम कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है? एक स्कूल को मिनिमम। अब 14,000 स्कूल है। स्थिति ऐसा है, हाँ जी जब आपने स्कूल के अंदर फर्स्ट टाइम ड्रेस लगाई, जी, ठीक है, 2000 बच्चा आप काउंट कर रहे हो, हाँ जी 2000 लेगा वो पहले साल में,
हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेल कम हो जाएगी क्योंकि हर बच्चा हर साल ड्रेस नहीं लेता है। नहीं लेता, हाँ करेक्ट है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि पहले साल हम हर बच्चे को 1000 का बेच लेंगे, अगले साल 800 पे आ 800 जाएगा। पे आ जाएंगे, हाँ, तो 500 एवरेज आउट करके 900 लगा लूं, 900 तो लगा लूं, हाँ। एवरेज कोई नया स्कूल जुड़ेगा, कोई पुराना जुड़े हाँ। हो जाएगा, तो 900 मान लेता हूँ। चलो एक स्कूल को हो जाती है। तो अगर मैं इस सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट की बात करूं, सिर्फ स्कूल के सेगमेंट की, तो उसका साइज है 14,000 इंटू 20 लाख। करेक्ट है अंकिता जी? आप मेरे को कैलकुलेट करके बता सकते हो कितने बड़ा सेगमेंट है ये? कितना? 2800 करोड़। 2800 करोड़। अगर मैं कॉर्पोरेट में जाऊं तो हम इनको कितनी बेच सकते हैं? क्या ये इतना बड़ा ही होगा जितना ये बड़ा है? नो, नहीं होगा, ये छोटा होगा। ड्रेसेस नहीं होती, तो इसका जितना है उसका 1/2 या और कम कर दूं? हाफ कर ले। हाफ ठीक है या उससे और कम करना है? बताओ। हाफ से भी कम हॉस्पिटल्स में होते हैं सर। अभी हम कॉर्पोरेट हाँ। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में तो बहुत कम होते हैं यूनिफॉर्म। वो नेक्स्ट है ना, कंपनियों में कम लेते हैं, ज्यादातर यूनिफॉर्म नहीं होती। मैं ये कह लूं इसका 1/10वां पोर्शन डिवाइडेड बाय 10 कर लूं, वो ठीक है? ज्यादा कम हो जाएगा। ऑफिसेज में कम होते हैं ना यूनिफॉर्म। काफी ज्यादा, मतलब अब देखिए पर नोएडा वाले रखते हैं। हमारे 10-12 स्टाफ को छोड़ के नॉर्मली सब स्टाफ को वो रखते यूनिफॉर्म को। मुझे आप सब मिलके बता दो कि मैं इसको कितने से डिवाइड करूं। 5 से डिवाइड कर दूं है, ये 1/4 कर दूं? 1/4 कर दूं, ठीक है? 1/4। 2800 का 1/4 मेरे को कोई बता दो है? 700 करोड़ मान लूं इसको। हॉस्पिटल में अगर हम तुलना करें कि स्कूल सेगमेंट 2800 करोड़ का है, तो हॉस्पिटल का सेगमेंट कितना एक बड़ा होगा? कितने हॉस्पिटल हैं पूरे इंडिया में? है? स्कूल का हाफ कर दूं? नहीं, 70% कर दें। अगर वो 2800 करोड़ है तो 77,000 इंडिया में ये तो स्कूल से भी बड़ा हुआ सेगमेंट। अच्छा, ये अंकिता जी ने अभी बताया कि पूरे इंडिया में 77,000 हॉस्पिटल है, तो ये तो सेगमेंट स्कूल से भी बहुत बड़ा हुआ। तो ये तो फिर स्कूल से बड़ी सेगमेंट होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ, ये सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थोड़े से कम होंगे स्कूल बच्चों में, जैसे 2000 बच्चे होते हैं, हाँ, एक हॉस्पिटल में शायद 200-300 कम होंगे। चलो मैं ये अजम्पशन ले लूं कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो है। नहीं, बताओ, आप बताओ कैसे करूं, क्या लिखूं यहाँ पे? हॉस्पिटल 100 स्टाफ मान के चलिए तो हाँ, 100 स्टाफ है पर हॉस्पिटल। तो आप मुझे ये फिगर बता दो, मैं क्या लिखूं? मैं कहता हूँ कि इजी रखने के लिए इतना ही मान लेते हैं कि जितना बड़ा स्कूल का बिजनेस है उतना ही बड़ा इसका भी है, ठीक है? ठीक है ना? ये नहीं, आप क्या कह रहे हो सोनू? बढ़ा दूं, कम कर दूं, क्या करूं? इतना नहीं बैठेगा, स्कूल जितना नहीं बैठेगा। स्कूल में 2000 बच्चा काउंट कर रहे हो, हाँ, 100-200 होंगे, बट ये कह रहे हैं 77,000 हॉस्पिटल है, हमने 14,000 स्कूल लगाए हैं। हमने 14,000 स्कूल लगाए, लेकिन इसमें प्राइमरी स्कूल हमने काउंट नहीं किए। अच्छा, प्राइमरी स्कूल काउंट नहीं करेंगे। अच्छा,
जो मिडिल लेवल तक होंगे फिफ्थ तक वो के भी आगे एट तक फिगर के ठीक कोई है। में फिगर नहीं आएंगे। तो हॉस्पिटल का ये 70% तो 70% लगा लें। 2800 करोड़ वो है, 2000 करोड़ लगा लूं। 2000 करोड़ तो ठीक है, ठीक है, 2000 करोड़ लगा दें इसको। अब हम इन तीनों के अलावा भी और कोई है जो हम कर सकते हैं? हाँ जी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें दे सकते हैं। अभी तो एक नया रूल आया है यूपी का कि सारे कॉलेजेस में अब यूनिफॉर्म मैंडेटरी होने वाली है अभी कुछ महीनों के अंदर अंदर। तो यूनिवर्सिटी इसका सेगमेंट कितना बड़ा लगा लूं? पर स्टूडेंट 12 के 12, हाँ 12,000 की यूनिफॉर्म। 12 के वो तो महंगी, उसमें ब्लेजर वेजर भी होता है। और मैंने 12,000 की तो इसको मैं मान लूं कि जितना स्कूल का है उतना ही है यूनिवर्सिटी का, या इससे ज्यादा या कम? ठीक है। अभी जैसे यूपी में वो आया रूल। हाँ अच्छा, यूनिवर्सिटी तो बच्चे एक से बढ़ के बड़े ड्रेस पहन के जाते हैं। हाँ। उसमें तो ब्लेजर भी और मैं भी जिस कॉलेज में था हमारी भी यूनिफॉर्म थी, एक दिन पहन के आनी होती थी, ये 1 या 2 दिन पहन के जानी होती थी। इनकी भी थी। अलग अलग डिफरेंट होती है बेस पे। हाँ, कितना लगा लूं मैं? स्कूल का अगर 2800 करोड़ है तो कितना लगा लूं? तो हमने 1000 से किया था, ये प्लस में जाएगा। प्लस में जाएगा? स्कूल से ऊपर जाएगा? कॉस्ट जो है हमारी, हाँ वो महंगी बेचेंगे वहां पे, महंगी जाएगी। महंगी जाएगी। तो सेम ही एवरेज लेके चलो। सेम एवरेज ले लें, सेम एवरेज ले लें। अगर 2800 करोड़ का स्कूल का बिजनेस है तो 2800 का ही 2000 लिया तो 2000 में सही है ना? ठीक है। मुझे कोई जोड़ के बता दो। अभिषेक, 85 हाँ 8500 है, 8500 करोड़ है ना? ये ठीक है। 28 56 और 20 65 हो गया ना। 20 है 20 है 58 नंबर पे 28 के 2 56 और 20 20 है। हाँ 2000 ये 2800 है, ये 700 है, ये 2000 है, ये 2800 है। ठीक है, ठीक है ना? तो 8500 करोड़ को तो हम टारगेट कर सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया में काम करें। हम तो बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर कितनी कंट्रीज में हम अभी भेज रहे हैं? कंक्लूजन पे आ जाओ, व्हाई यू आर। हाँ। और दूसरा मैं एक चीज और बता देता हूँ, बाहर इतने कंट्रीज को मिला के जितना इंडिया में उतना तो होगा स्कोप, उतना ही बाहर का मान लूं। अगर 8500 का ही मान लूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 17। ट्रिपल 0 170 तीन 17,000 करोड़ का तो बिजनेस है जो हम टारगेट कर सकते हैं। हम आज की डेट में कितने में बैठे हैं? हम आज की डेट में कितने में बैठे हैं? ठीक है, तो ये हमारा स्कोप है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बढ़ाना चाहें तो इतनी मार्केट बैठी है जिसको हम सर्व कर सकते हैं कल को, अगर हम चाहें तो और हम काबिल हों तो हम कर सकते हैं। इतना स्कोप है, दम है मार्केट में, तो दम है। हम अगर सही जाएं, सही डायरेक्शन में जाएं तो हम भी उसको कैप्चर कर सकते हैं। दायरा हाँ, स्कोप का मतलब होता है दायरा। ठीक है, इतना बड़ा दायरा है इस मार्केट का। आप सबके पास पेपर है?
पेन है? मुझे ये बता दो, मतलब आप सब अपने अपनी शीट पे लिख देना कि आज अभी 2026 चल रहा है, ठीक है? 10 साल बाद, मतलब अगर 2036 में हम हो, तो अगर हम अभी 5 पे क्लोज कर रहे हैं, तो 2036 में हमें किस नंबर पे क्लोज करना चाहिए? मतलब अगर हमारा टर्नओवर आज इस साल 5 है, 10 साल बाद हमारा टर्नओवर क्या होना चाहिए, वो आप अपनी शीट पे प्लीज लिख लो। हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। हाँ, बट हम आपके हिसाब से अगर हम ढंग से करें तो 10 साल बाद हम कितना कर सकते हैं? जो मन में आए लिख लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 10 साल बाद थोड़ी मैं बोलूंगा आपने ये लिखा था, देखिए। तो विष्णु लिख लिया है? अच्छा, लिख लिया सबने? मुझे अरुण आप बता दो, आपने क्या, आपका विजन है कि 10 साल बाद हम कितने पे क्लोज कर सकते हैं? 1 ईयर में 1 करोड़ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो मतलब 1-1 करोड़ हम बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर अभी 5 पे हैं तो 10 साल में 10 और बढ़ा सकते हैं, 15 पे पहुंच जाएंगे हम। ओके, ठीक है। और सुहेल आप क्या कहते हो? माइक का है? ये सर मैक्सिमम 15 से 20। 15 से 20 10 साल बाद। 10 साल बाद। ओके, मेहंदी आप क्या कहते हो? हेवी बिजनेसमैन, ठेकेदार। 15 से 20 होता है। 15 से 20। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आपका नाम क्या है? तनिष्क। अच्छा, आपके हिसाब से कितने पे हम हैं? 20-25। 20-25। और अंकिता जी आप क्या कहते हो? है? 17,000 करोड़। 8,500 करोड़ पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, एम तो कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। जितेंद्र जी आप क्या कहते हो, कहाँ पहुंच जाएंगे? 60 से 70 करोड़ के आसपास। इतना तो पहुंचना ही चाहिए यार, इतना तो पहुंचना ही चाहिए। तो 4 के बाद कम से कम आप पहुंचना ही 10 साल। अगर हम यहाँ 5 पे हैं, हाँ, कम से कम हमको 20 तक तो पहुंचना है। हाँ, 10 साल का समय है हमारे। हम जैसे पापा ने शुरू में बताया था, हम एक टाइम पे 20, 25, 30 कर चुके हैं एक टाइम पे, कोविड से पहले की बात है। अब हम अगर फुल फोकस से जाएं तो यार उससे ऊपर निकल जाएंगे यार, ऐसी क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटे बुक्स में और कृषि में फर्क है। हाँ बुक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, प्रॉफिट कम होता है कंपनी को जी, और वैल्यू तो होती है ना उनकी। हाँ, अमाउंट शो होता है ना बुक्स के अंदर। हाँ हाँ हाँ, बड़ा फर्क है उनमें उसमें। अच्छा, बुक्स की पूछो कितनी वैल्यू हुआ करती थी। टर्नओवर वो बहुत बढ़ा देता है, हाँ, जल्दी बढ़ा देता उसमें ज्यादा था, है, बट उसमें मार्जिन कम होता है। मार्जिन कम था। अच्छा, मेरे हिसाब से भी इतना तो कर ही लेंगे यार। हाँ, देखिए, ये जो हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? वो आपका दिमाग खोलना चाहता है कि पहले तो आपने ये, हालांकि ये सब फिगर्स गलत हैं, इसमें से एक भी फिगर सही नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इवन स्कूल यूनिफॉर्म का ही जो स्कोप है वो 10,000 करोड़ का है मिनिमम, जो 2,800 करोड़ का लिखा है।
और कॉरपोरेट यूनिफॉर्म का थोड़ा कम लिखा है, वो 1000 करोड़ होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा ज़्यादा लिखा है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से सेगमेंट हैं। यूनिफॉर्म तो आप मॉल में जाइए, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है, शॉप्स में जाइए आजकल उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये कहने का मतलब है कि जस्ट आपको ये देखो, ये बहुत स्कोप वाली चीज़ है। और हमने गारमेंट्स को क्यों चुना? जब मैंने रीस्टार्ट किया तो हम ना तो बुक्स की तरफ गए दोबारा, ना स्टेशनरी की तरफ गए, ना हमारे पास और बहुत सारे जो छोटे छोटे सेगमेंट थे, हमने गारमेंट्स को चुना। उसका रीज़न यही है कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम जब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ये हमारा एक्सपीरियंस भी है, हमारी साल की 20 से 25% ग्रोथ तो मिनिमम होनी चाहिए टर्नओवर। प्रॉफिट की उसमें थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से टर्नओवर ग्रो करता है जरूरी नहीं प्रॉफिट उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करे, प्रॉफिट उससे थोड़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में ग्रो करता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर उस हिसाब से नहीं बढ़ते जब आप ग्रो करते हैं। तो इसमें अगर हम 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे नियरेस्ट अगर किसी ने कोई एस्टिमेट दिया तो इसने जितेंद्र ने दिया 60। मैं तो इसको कहता हूँ कि अगर 10 साल में हम 100 तक नहीं पहुँचे तो फिर नई जनरेशन का काम करने का स्कोप नहीं, फायदा क्या है। और शुरू में ग्रोथ और ज़्यादा होगी। हम इस 5 को 10 तो 2 साल में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, अब हम टेक ऑफ पॉइंट पर हैं, अब हम गियर अप होके उस तरफ चल रहे हैं। तो शुरू में तो परसेंटेज ग्रोथ और ज़्यादा होगी। हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना, एब्सोल्यूट में बात नहीं कर रहे हैं। तो शुरू में तो 50%, इवन किसी साल 100% भी। अब जब जैसे पहला साल हमने 1-1.5 करोड़ किया, दूसरे साल हम 3 पे पहुंच गए, फिर 5 पे पहुंच गए। तो शुरू में तो ग्रोथ, और अब तब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं था, अब कंप्लीट है। तो शुरू में तो हो सकता है हम विद इन ए ईयर हम 8 पे पहुंच जाएं, फिर 12-14 पे पहुंच जाएं। हाँ, बाद में जब एक प्लेटू आ जाता है, एक लिमिटेशंस आती हैं साइज की भी, तो फिर परसेंटेज ग्रोथ नीचे आती है। क्योंकि अगर आप 50 करोड़ पर हैं, आज हम 5 करोड़ पर हैं, तो हम 10 हो जाए तो हम 100% ग्रोथ कर गए। कल को हम 50 करोड़ पर हैं तो हमें 100% ग्रोथ के लिए 50 करोड़ और चाहिए, विच इज़ थोड़ा सा। तो मैं अब उनका जो पर्पस था कि आप भी सोच सकें, इसमें जो हिंदी में आपने दायरा ठीक कहा, स्कोप, जिसे इंग्लिश में हम पोटेंशियल कह सकते हैं। हमारा पोटेंशियल क्या है, अंडरस्टैंड? तो हमारा पोटेंशियल बहुत है, तो इसीलिए आपको इकट्ठा किया कि देखो हम भी ग्रो कर सकते हैं, आप भी ग्रो कर सकते हो साथ साथ। जब मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि लेट अस ग्रो टुगेदर, इकट्ठे बढ़ें। मेरे को बिल्कुल जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा। और अगर 17,000 करोड़ की मार्केट और उसमें हम 10-15 पे ही पहुंचे, तो फिर इतनी अगर हम मेहनत कर ही रहे हैं तो कुछ इसका एक साइजेबल पोर्शन अपने पास हो, तब तो मजा आए ना। अगर अभी हम देखें कि आज की डेट में मार्केट का कितना शेयर हमारा है, तो हमें पता चलेगा कि हम 0.000 10-15 जीरो के बाद 1 आएगा। अगर हमारे को मार्केट का 0.1% शेयर 0.1 पे भी पहुंचना है, तो उसमें हमारा कम से कम 100 गुना 500 करोड़ पे तो हम तब पहुंच जाएंगे जब हम 0.1% ऑफ द मार्केट को कैप्चर करेंगे। तब हम 500 करोड़ की कंपनी तो कम से कम तब भी होंगे। अब मैं ना आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अपना क्या विजन है, ठीक है? अभी तक हम कंपनी का अभी कर रहे थे, तो आपका अपना पर्सनल विजन क्या है कि अगले 10 साल बाद आप कहाँ देखते हो, कि आपके क्या सपने हैं, ठीक है? 2 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हो, 4 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हो, और 10 साल बाद मतलब 2036 तक आपका क्या क्या वो गोल्स हैं कि लाइफ में मेरे को ये चीज अचीव करनी है। तो वो जरा अपने उस पर लिख लो।
अगर हम अभी 5 पे हैं, 2 साल बाद हमारा रेवेन्यू क्या होना चाहिए? सोनू, अगर अभी हम 5 पे हैं 2026 में, 2028 जो हम क्लोज करेंगे तो वो कितना एक आपके हिसाब से होना चाहिए? 15? और आप क्या कहते हो सोनू? 10 to 12। तो कुछ बीच में कर लें, वो आप 12 कह रहे हो, ये 15 कह रहे हैं, तो बीच में 13.5 कर लें। 10 से 12 का है ना, इससे अच्छा। तो अर्चना, फिर मैं जो वो कह रहे हैं वो लिख लूं? ठीक है, 10 से 12 कह रहे हो, 11 लगा लेता हूँ, ठीक है। 2 साल बाद हम 11 पे पहुंच सकते हैं, इतना तो रियलिस्टिक गोल है। 4 साल बाद 20 to 25। ठीक है। 20। छठे साल में 40। क्या कहते हो? है 35? ठीक है, सही है 35। 8वें साल में 50 ठीक है, ठीक है। 10वें साल में 20। 70 ठीक है। जितेंद्र वाली फिगर आ गई। जो जितेंद्र जी ने कहा था वो पहुंच गए। हाँ, अब इसके साथ साथ आप लोगों की भी तो ग्रोथ होगी। जब 5 पे भी करेंटली हैं हम, जब 11 पे हम जाएंगे, तब आपकी डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए? मतलब जैसे आप अभी स्टोर मैनेज कर रहे हो, तो तब आपके पास भी 2 जूनियर होने चाहिए। 4 साल बाद, 6 साल बाद फिर आपकी टीम भी बड़ी होती जानी चाहिए, है कि नहीं? जैसे आपकी टीम में आप अकाउंट्स देख रहे हो अभी, है ना, तो आपकी अकाउंट्स की टीम भी, मतलब ऐसा हो, भगवान करे कि 10 साल बाद आपकी टीम में 10 लोग हो और आप उनको लीड कर रहे हो, है कि नहीं? वैसी प्रोडक्शन में जूनियर्स हो, आपकी पूरी एक बड़ी टीम हो जो डेली छोटी छोटी चीजों पे आपको रिपोर्ट करें। अब अपनी शीट पे ये लिख लो कि एक 6 साल का लिख लो, एक 10 साल का लिख लो, एक 2 साल का भी लिख लो कि 2 साल बाद आपके पर्सनल गोल क्या है, कि आपको 2 साल में क्या अचीव करना है, फिर 6 साल बाद आपको क्या अचीव करना है और 10 साल बाद क्या। 2, 6 और 10 लिख के ना, मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में। सर मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ सीए की, तो एज यूजुअल। हाँ। और 10 साल बाद माय ड्रीम फॉर्म, सॉरी ड्रीम वो हम नहीं है। नहीं सर, अच्छा, हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं ना, बन वो सकते हैं। हाँ, ठीक है। हम साथ में भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो अलग चीज है। मतलब मेरे अलग ड्रीम्स है, ऐसा नहीं है। मैं साथ में बिजनेस के साथ साथ वर्क भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी हो सकता है। आपने अपनी प्रैक्टिस खोल दी तो हम आपको आउटसोर्स कर रहे हो एक टाइम बाद, वो भी हो सकता है। यस सर, ये भी हो सकता है। और अरुण भाई क्या कहते हो? अरुण को देखो। सर 2 साल बाद अगर हम 11 करोड़ की ग्रोथ करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितना भी कंपनी में मैनेजमेंट है, सब जो भी हमारा, वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। उसको लीड करने के लिए हर कोई व्यक्ति रखना पड़ेगा हमें, हर चीज के लिए कि ये आप मेंटेन करना, ये आप मेंटेन करना। उस हिसाब से हम ग्रोथ करेंगे। हाँ। ग्रोथ करने के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मालिक मेहनत कर रहे हैं उससे 2% आपको भी फालतू करनी पड़ेगी, तो हम ग्रोथ कर पाएंगे। सही है, ये अच्छा लगा मेरे को सुन के। विष्णु,
क्या गोल है 6 साल बाद? तू भी बताएगा। हंस रहा है वो, अभिषेक हंस रहा है कि मैंने उससे पूछा। बता चुका है मेरे को काम में। क्या खाली है? क्या हुआ है? हैं? सर देखो, सोचने के लिए तो लोग सोचेंगे कि अब मैं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली ड्राइवर हूँ अभी, कि भाई मैं 2 साल बाद तो इलेक्शन हो तो मैं पीएम का सोच लूँ आकर, या ये सोचो कि भाई आज मैं यहाँ पे ड्राइवरिंग कर रहा हूँ, कल को इनका मैं पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊँ, इनके पास में इनको विश्वास हो मेरे पास में कि भाई लड़का अच्छे से काम कर रहा है, ड्राइवर से नहीं, इसको जिम्मेदारी दो, अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाते हैं इसको, या पूरे घर का मैनेजमेंट देते हैं इसको। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं चाहूँगा। पर्सनल गोल भी बता देना कि तू क्या अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, मतलब कि Personal में बाइक सर- लेना चाहता है या पर्सनल में तो सर बहुत कुछ सोच रखा है, अब जैसे धीरे धीरे रहे। नहीं, गोल मेरा यही है कि पर्सनल में सर गोल मेरा यही है कि जैसे पैसे कमाता हूँ मैं, इकट्ठा हो जाए, सामटा हो जाए, मेरे पास में पैसे आ जाए, तो मैं सबसे पहले फॉर्च्यूनर निकालूं। फॉर्च्यूनर इसके लिए तो बनती है तालियां। योगी के साथ बैठ के सोच है इसकी। मोदी जी के साथ? योगी के साथ। किसे? योगी जी के साथ। अच्छा अच्छा। मैं हेलीकॉप्टर लूंगा, बोटेनिकल गार्डन के आसपास आपको वो बनाऊंगा, सीधा R22 सीधा R22। अच्छा ये बढ़िया है। ठीक है अभिषेक, आप 10 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हो पर्सनल लाइफ? सर अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन मैं अभी काम करूंगा आपके साथ तो मैं शायद अकाउंट में दिखता हूँ ट्राई करके। डिनर करते होगे, सोते होगे 8 घंटे, सुबह उठते तैयार होगे, फिर ऑफिस। तो जो आपका लाइफ का मेजॉरिटी पार्ट है 10-12 घंटे, वो ऑफिस आना, ऑफिस में टाइम स्पेंड करना, उसी में जाता होगा। करेक्ट है? तो आप लोग किस तरीके का कल्चर चाहते हो ऑफिस के अंदर? किस तरह का माहौल चाहते हो? एक परिवार जैसा। परिवार जैसा, पीसफुल। और कुछ क्या कहते हो मंटू जी? मिलजुल के काम करें। राजू क्या कहता है? हाँ जी, ईमानदारी से काम करें। क्या कहता है राजू? एकता के साथ काम करें, एक दूसरे की बातें माने। बिल्कुल। चाहे वो गलत हो चाहे सही हो भाई, डिसिप्लिन से चलें भाई, उन बातों को जिम्मेवारी से निभाएं। जिम्मेवारी से निभाएं। उन बातों को जिम्मेवारी से निभाएं। और क्या कहते हैं करें? और क्या होना चाहिए? जो हमें काम नहीं आता वो सीख लें। हाँ। और जो आता हो वो औरों को भी बता दें, वो सिखा दें। ठीक है, एक दूसरे की भी हेल्प करें। आपको वो अच्छा लगेगा कि सीनियर जो भी है आपका, वो हमेशा डांट रहा है, क्यों नहीं किया, क्या है, जल्दी कर, अभी कर। फिर परिवार का माहौल नहीं बन पाएगा। करेक्ट है। या जब साथ बैठे तो खाना भी सब साथ खाएं, हंसी खुशी खाएं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। दोनों आपने खुद भी दोनों तरह के ऑफिस देखे होंगे, मतलब आपने भी देखा होगा कुछ ना कुछ फर्म्स होती है, एक जगह पे ऐसे होता है, एक जगह पे दूसरे तरीके से होता है। एक जगह होता है नहीं अभी कर, और हमेशा हर कोई दूसरे से पे लड़ ही रहा होता है, ब्लेम कर रहा होता है, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। होता है कि नहीं होता? कंपटीशन चलता है उनमें, कंपटीशन चलता है, पॉलिटिक्स चलती है आपस की। क्या हमें वो चाहिए? नहीं सर। मुझे ना आप ही आपस में डिस्कस करके कोई 3-4 शब्द का एक लाइन बना के एक स्लोगन दे दो कि हमारे को क्या, जो हमारे माहौल को डिस्क्राइब कर दे। क्या कहते हो सोनू? कुछ भी, जो भी मन में आ रहा है। मेरा शायद क्वेश्चन समझ नहीं आया हुआ, बट जो मन में आ रहा है आप आंसर देते हैं। सारे आंसर सही है। जो हमारे माहौल को डिस्क्राइब करे, जो एक्चुअल हमें माहौल बनाना है, कुछ ऐसा सेंटेंस बना के दे दो जो उस माहौल को डिस्क्राइब करे कि वो वैसा होना चाहिए हमारा माहौल।
एक ग्रुप ही बनाएगा उसको तो मैं एकता, सबसे पहले एकता। ये लाइन ठीक है, ये ठीक है। सबसे पहले एकता, डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तो हमारे लिए इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? फन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो मुझे एक ना स्लोगन दे दो यार, मैं इसमें से कौन सा चूज करूं? यूनिटी चूज करूं, टीम वर्क। जी सर। तो मैं स्लोगन बना दूं, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। जी सर। ठीक है, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ठीक ठीक। एक बार ना हम सब मिलके बोलेंगे, टीम वर्क इज हमारा वर्क जो है ना वो फन होना चाहिए, मजे आने चाहिए काम में, झगड़े नहीं होने चाहिए हमारे, किचपिच नहीं चाहिए। सीनियर आराम से मस्ती से काम करे, तुम सब रिलैक्स होके काम अच्छे से करें। हाँ तो यहाँ काम करते हैं जैसे नॉर्मल काम हो गया तो काम करते हैं। अच्छा, सही है सही है। गारंटी है, मोजितो है, मोजितो है, मिंट मोजितो। जब हम इस पे पहुंच जाएं, अगर हम इसको अचीव कर लें, अभी सबसे पहली बात हमने बातें तो बहुत आगे की कर ली, इतना हम कर सकते हैं, इतना करेंगे, बट इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी में कहते पढ़े लिखे हैं, ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। बाद में कर लो। तो जब हम इस पे अगर पहुंच गए, हमने मेहनत करी और हम इस पे पहुंच गए, तो एक पूरा स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कौन होगा उस टाइम पे 10 साल बाद? वो तो शेयर होल्डर्स तो अलग हो गए, बट मैनेजमेंट टॉप, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब जो रनिंग ऑफ द कंपनी। मैं अभी साइड में जाके कॉल करता हूं। जो डायरेक्टर है ना, वो हो सकता है कि वो खुद भी मैनेज करे, बट कई कंपनियां ऐसी होती है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं हजारों करोड़ों की, उसमें जो डायरेक्टर या जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो उनका इन्वॉल्व नहीं होता, उनके रनिंग में काम नहीं होता, उनका उसमें शेयर होता है, बट जो सीईओ है वो रन कर रहा है। ठीक है, सीईओ हो गया और एमडीज हो गए, एग्जैक्टली एमडीज। तो वो जो एमडी का जो हमारा वो बने उस टाइम पे, तो एमडीज हो, जो सीईओ हो, जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है, ये वो कौन लोग होने चाहिए? सर आंचल मैम का फोन आ रहा है, मुझे बुला रही है। अंचल मैम, अच्छा तो पहले कॉल कर लो उनको, दोबारा आगे मेरे बात कर लो पहले। बात कर, वो कौन होने चाहिए यार? कोई बताओ यार उनको, हैं जो काम कर रहे हैं वही होती है। तो 10 साल बाद जब अगर हम यहाँ पहुंचे, तो डिपार्टमेंट हेड्स कौन होंगे? वही होंगे जो हमारी टीम। बिल्कुल, जब हम वहां पहुंचे जूनियर होंगे। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम बाहर से कोई सीनियर बिठाएं, वो तो नहीं चाहते हम खुद पर्सनली भी यही चाहेंगे कि आप इस स्टेज पे हम अगर इसको मिलके ग्रो करें, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आप ही हो। करेक्ट है ना?
तो हमें कल अपना एक नया कल बनाना है तो नया कल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है? आज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आज के टाइम पे। जो आज कर रहे हैं मेहनत, उससे दुगनी मेहनत करें। और हाँ, जैसे कि हाँ जा सकते, नई मार्केट हम अप्रोच करें, ठीक है। और एक बहुत जरूरी चीज है, कॉस्टिंग हम कम से कम, एक्सपेंसेस कम से कम रखने पड़ेंगे, करेक्ट। हमें अगर स्केल अप करते हुए जाना है, हाँ, हमें चाहिए कि सब कुछ स्मूथली हो, तो हमें ऐसा, और हम चढ़ते भी जाए ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, और प्राइस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी पे, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा अगर हमारे को स्केल करना है बिजनेस? नए कस्टमर हमारे को जोड़ने चाहिए। और क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, दूसरे देशों को भी हमें एंटर करना चाहिए मार्केट। और क्या करना चाहिए? हैं? ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, सही है। और ठीक है, सही बात है। और क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? मेहनत करके कोई कमी है उसको दूर करें, जो कमी है वो दूर करें, बिल्कुल करेक्ट है। नई चीजों को लर्न करें, इम्प्रूव करें। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम सिस्टमैटिकली काम करें, हम नए सिस्टम लगाएं जिससे सबको पता हो क्या क्या काम है, काम इजी भी हो उनके लिए, कोई झिकझिक पिक भी ना हो। ये ठीक कह रहा हूं मैं? जी सर। हमारे को क्या सख्त जरूरत है सिस्टम की, है या नहीं? क्या कहते हो विष्णु, हमारे को सिस्टम की जरूरत है कि नहीं? सर मैं कुछ नहीं कह सकता है, सिस्टम हमारे पास है हमारे पास सिस्टम, हाँ, उनको बेटर बनाना है, करेक्ट है। सिस्टम हमारे पास है। आप कुछ कह रहे थे, बताओ। मैं कह रहा था सर, सिस्टम्स वगैरह ये सब अभी तो चलेंगे ना, अगर वही चीज हम नॉर्मली वैसे ही करते रहें तो बस सिस्टम है, अब डाटा एंट्री करना है, कुछ भी रहता है कि सिस्टम आ गए। एक सिस्टम पहले अपने आप के अंदर तो बनाओ, सभी लोगों के अंदर, अपने अंदर भाई मैं आपको सिखाएगा किसको? ये सब कुछ पहले तो नहीं कहा, कोई वैसे ही एक मिनट, विष्णु आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर कि यहाँ आपने बोला कि सिस्टम और होने चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री में जो कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, तो सिस्टम क्या आज से 10 साल पहले 20 साल पहले तो सिस्टम नहीं थे ना, कि सर ने सबसे पहले बुक का जो अपना काम किया था पहले, तो उस समय पे तो ये नहीं था कि सिस्टम भी सब चीज नोट हो रही है, तो वही चीज सिस्टम से ही काम होगा। तो नॉर्मली तरीके से भी काम करो, अगर सिस्टम की आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि ये काम मेरा बिना सिस्टम के नहीं होगा, तो उस समय पे सिस्टम रखवाओ वहाँ पे, पहले वैसे नॉर्मली करके देखो।
एक बार आप वो बता दो कि कौन से वाले सिस्टम की बात हो रही है। या माइक दे दो सौरभ को। सर मतलब हम लोग सबको बता दो। हम लोग सिस्टम और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो और एक सिस्टम से काम करें, प्रोसेस से काम करें। प्रोसेस की बात कर रहे हैं और प्रोसेस से काम हो। आपने शायद पहले भी किया हुआ है। मैंने आपका जब आपसे बात करी थी जब आप आए थे तो मैं समझ गया था, जब आप लास्ट कंपनी में काम करके आए हो वहाँ पे प्रोसेसेस थे, बहुत अच्छे प्रोसेसेस थे वहाँ पे, है ना? तो क्या हमारी कंपनी में भी होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। अच्छे प्रोसेस का क्या फायदा होता है वो एक बार सबको बता। प्रोसेस से क्या, एक प्रोसेस से हमारा जो कमियां हमारे आगे निकलती हैं वो कमियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। हाँ जैसे हमारे क्वालिटी हो गई, हाँ कई प्रकार की ऐसी कमियां हैं जो हमारा जैसे कि आज काम की जरूरत है वो कल हो रहा है, ऐसे बहुत हाँ प्रकार की हैं। ये एक बार सबको बता दो क्या क्या, मेरे को ना थोड़ा डिटेल में ये बता दो क्या क्या वहाँ पे अच्छी चीजें थी जो हम भी लगा सकते हैं और जिससे फायदा होता है। कैसे सर कि मतलब यही जैसे क्वालिटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आती थी वहाँ पे, डिलेज नहीं होते थे। प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप से अपनी कंपनी के फर्स्ट स्टेप से। हाँ जैसे अपनी कंपनी एक डस्ट में काम कर रही है, डस्ट इंडस्ट्री पे, गारमेंट्स पे, तो उससे जैसे हमारी एक कटिंग हो रही है वो हमारे पहले से टाइम पर हो, उसके बाद करेक्ट क्वांटिटी पर हो, 2-4 पीस को इधर उधर नहीं, वो टाइम पर स्टिचिंग पे पहुंचे विद चालान से, उसके बाद टाइम से ही और क्वालिटी से स्टिचिंग हो वहाँ पर, उसके बाद नीचे फिनिशिंग पे आए टाइम से और चालान से, बिना कोई गलती के फिनिशिंग बाद अच्छे क्वालिटी के साथ में वो फिनिशिंग हो, और हमारे ऑर्डर जाने से पहले हमारा माल वो रेडी हो, पैक हो जाए इनवॉइसिंग होने से पहले। और क्वालिटी उसकी फर्स्ट स्टेप है, उसको क्वालिटी को जरूर ध्यान देना है। थैंक यू। तो हमें अगर सिस्टमैटिकली काम करना है, एक प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बनानी है, क्रिएट करनी है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट हम मिलके कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं। टीम वर्क है टीम वर्क। अकेले तो नहीं कर सकते, सबको साथ चलना पड़ेगा। करेक्ट है। हमें ये करना जरूरी है, जरूरी है। आगे बढ़ना है तो ये बिल्कुल ही जरूरी है। करेक्ट है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये तो बेसिक है, हमारे को चाहिए ही चाहिए। जैसे जैसे हम स्केल कर जाएं और अगर हम ये सिस्टम ना लगाएं तो दिन ब दिन खिचपिच बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी इतनी है, थोड़ा सा टर्नओवर बढ़ेगा, खिचपिच भी बढ़ती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप फाइनल होते होते सारी मिस्टेक्स खत्म स्मूथ हो जाएंगी चीजें। ये मैं भी कर, मतलब मेरा भी योगदान इसमें चाहिए, है ना? अगर सिस्टम लगाने हैं तो मैं करने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है, करना चाहता भी हूँ। आप लोगों का भी मुझे इसमें साथ चाहिए ही चाहिए होगा। अगर हमें करना है तो सब कुछ आपको एक दूसरे का भी चाहिए होगा, मेरा भी चाहिए होगा, मुझे आपका चाहिए होगा, हम सबको मिलके ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। बट ये करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, ठीक है। हमें बनाने पड़ेंगे सिस्टम, मुझे इस पे काफी वर्क करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं बट मुझे वो टाइम चाहिए, ठीक है। मुझे जो टाइम चाहिए उसके लिए मुझे एक यहाँ पे कोई मौजूद है उसकी हेल्प चाहिए। वो कौन है? वो सीमा जी है, ठीक है। अगर वो मेरी कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें जो अभी आज की डेट में कर रहा हूं उसमें वो मेरी हेल्प करें, जो मेरे साथ जो ईए हो या कोऑर्डिनेटर हो, वो मेरी अगर हेल्प करें तो मेरा थोड़ा टाइम फ्री हो सकता है कि नहीं हो सकता?
तो मैं फोकस कर सकता हूँ किस पे फोकस कर सकता हूँ? सिस्टम लगाने में, ठीक है। तो अगर कल को मैं सीमा जी के थ्रू किसी को कुछ, देखो तो मैं अब क्या होगा कि अगर मुझे बाहर रहना है तो मैं सीमा जी को बोल दूंगा कि सीमा जी ऐसे 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 करवा लो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जरा आप देख लो। तभी मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा और मैं मन लगा के जो हमारे को रिक्वायरमेंट है सिस्टम की वो पूरी तभी कर पाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा और जैसे अभी चल रहा है और तो वो टाइम निकलेगा नहीं, जो फोकस के साथ करना है ना ये काम, ये होगा नहीं। तो मुझे इनकी हेल्प लगेगी, ठीक है। बट ये मेरी, हाँ जी, कुली, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कोई नहीं, वेट कर ले, कोई नहीं, अभी तो है टाइम। मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, ठीक है, सबको, कि अगर मैं सीमा जी के थ्रू कोई मैसेज पहुंचा रहा हूं तो कोई भी बुरा ना मान, ठीक है। सीमा जी, क्या बात है इसमें? हाँ, बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। आप उसको दे रहे हो ना, हाँ। तो हमें बताएगी कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है, हाँ। ये आपको फॉलो करने हैं, मतलब नहीं सर, ये कोई मतलब ही नहीं है ना। अब ये हर कोई सबको कन्वे करे, सबको फोन करके बताए, तो पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए जी। तो ये आपकी थोड़ा सा ना मैं इसको आसान हेलो, मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इवनिंग में बात कर रहा हूँ। सिस्टम्स हमारे पास अभी भी हैं। हेलो सर, इवनिंग में बात कर रहा हूँ। सिस्टम्स एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी। चिदाम्बा वो आज लेके आएंगे, ठीक है, अगर हमारे मीटिंग चल रही है और एट तो जब यहाँ से निकल रहे हो हम कॉल करेंगे, जिसमें हाँ, हम आते हैं, सारी मीटिंग हमें अगर हम रूटीन में उलझे रहेंगे आराम से मैं कॉल करा दूंगा जब निकल रहा तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि हम फर्दर अपने गोल्स बढ़ा सकें। फर्दर अभी हमारे पास मार्केटिंग यूनिट है भी नहीं, अभी मार्केटिंग यूनिट हम ही हैं। एक तो वो है और दूसरा अदरवाइज ये मार्केटिंग यूनिट हो भी जाएगा तो हमें और फर्दर और फैक्ट्री लगानी है और ग्रोथ करनी है। तो ऑनरशिप वाले जो क्लास आती है उनका एक जो फैक्ट्री है या बिजनेस है वो ऑटो रन मोड पे होना चाहिए। तो ऑटो रन मोड पे होते सिस्टम सही से फॉलोअप होते रहें। हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, एक तो ठीक है हमारे लिए विष्णु भी बराबर है, ये जितेंद्र भी बराबर है, ढींगरा साहब भी, सब हमारे लिए परिवार है। लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वाया मीडिया चाहिए। पिछले जमाने में एक पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी जो हाई लेवल ऑफिशियल होते थे, अब वो पर्सनल सेक्रेटरी वाला नाम हट गया, अब उसकी जगह नाम क्या है, कोऑर्डिनेटर, जो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके उसकी रिपोर्ट हमारे पास आए और हम किसको क्या पहुंचाना चाहते हैं वो उस कोऑर्डिनेटर की तरफ से जाए और वो उसको मॉनिटर भी करे कि वो हो रहा है। ये है आसान शब्दों में इसका वो। तो वो कई बार ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटर जो भी है वो रैंक में तो इतना हाई नहीं है, उससे जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं ये है वो है, और हर किसी को रहता है मेरा तो पर्सनल समय, तुम तो नए हो, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो सुनना नहीं चाहते। तो उसके लिए वो समझा रहे हैं कि वो एक ज़रूरी कड़ी है, तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। जो वो कहें उसको हम कह रहे हैं वो मानना है, ठीक है। ये आसान शब्दों में मेरे ख्याल में समझा पाया हूँ। तो ये मेरी आवाज़ है, ठीक है, मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ ये आप तक वो जरिया है जो पहुंचा रही है मेरा मैसेज। कान भी है आवाज के साथ, तो आपने भी जो पहुंचाना आप उनके थ्रू पहुंचा सकते हो। मैं पता करता हूँ, रेडीमेड कॉलर का भी देखते हैं। थोड़ी सी भी खिसक गई ना कटिंग करते वक्त, वो होती है, थोड़ा वो खिसक जाती है वो। स्टोर था मेरा बेसमेंट के अंदर, तो जब ये उठने लगे सीट से, अपनी बैठ रहे थे, मेरे फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, किताबें उठाने लगे, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया जी। मैंने अपने पीएन को बुलाया,
मैंने उनको कहा कि भी किताबें उठा के इनके ऊपर रख। वो ऐसा इंप्रेशन इनके दिमाग में पड़ गया तो वहाँ से फिर रिलेशन बढ़ते ही चले गए। और मेरे को रिटायरमेंट से पहले ही इन्होंने कह दिया कि ढींगरा जी मेरी फैक्ट्री आपको रिटायरमेंट के बाद संभालनी है, ठीक है। इन दी मीन टाइम मुझे रिटायरमेंट वाले दिन ही एक्सटेंशन लेटर मिल गया ऑफिस से। 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते, 6 महीने करके 4 साल कट गए मेरे। फिर मेरा ऑफिस वो था नोएडा में सेक्टर 63 में। सुबह 7:30 घर से निकलता था, रात को 10 बजे घर पहुंचता था। फिर मैंने 30 मई को ऑफिस में अपने डायरेक्टर को हाथ जोड़े कि सर मुझे छोड़ो, मेरे से इतनी दूर आया नहीं जाता, जाया जाता। फिर 7:30 घर से निकलो, 10 बजे घर पहुंचो। लंबी ड्यूटी थी, काफ़ी सीट भी ऐसी रिस्पॉन्सिबल थी कि छोड़ के भी नहीं जा सकता था जल्दी में। चलो चलता रहा। फिर 11 से जब रिटायरमेंट मेरी मिलती थी एक्सटेंशन, उनको मैंने बता दिया कि जी मेरे को तो एक्सटेंशन मिल गया है। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, आप शनिवार के शनिवार छुट्टी होती है आपकी, प्रैक्टिस चले जाएगा, थोड़ा आपको देखभाल करते रहोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। 4 साल बाद मैंने जब डायरेक्टर का हाथ जोड़े तो हमें दोनों को एक फंक्शन में जाना था, मेरे को भी जाना था, इनको भी जाना था, है? हाँ, हमारा सर्कल थोड़ा बन चुका था। सर्कल तो बन ही चुका था ना हमारा पहले ही। ऑफिसर थे, सेक्शन ऑफिसर थे। तो वहाँ फंक्शन में इनको मैंने बताया कि मैंने आज CBSE को बाय बाय, बोला ये मैंने नहीं देखा। हाँ, मेरी एक जरूर मेरे अंदर दिक्कत है कि मैं पैसा फालतू नहीं खर्च कर सकता हूँ। जो जस्टिफाइड है खर्चा होगा, जो जस्टिफाइड नहीं है मैं नहीं करने देता वो, क्योंकि मैं अपनी कंपनी समझ के बैठा हुआ हूँ। ये नहीं कि मैं एम्प्लॉई हूँ यहाँ पर, अपनी कंपनी से लेकर के आज तक काम करता आ रहा हूँ। हाँ, तो ये है ईमानदारी, मेहनत कूट कूट के भरी हुई है मेरे अंदर। साफ अपने शब्दों में कह रहा हूँ। हमें पापा ने ये समझाया करते, बेटा जी कोई आफत नहीं आने वाली, नहीं खाओगे कोई चीज को। वो अब भी मतलब हम हमारे जैसे मालिक की और वर्कर की आपस में कई बार कई कुछ हो जाता है, बातचीत होती है, कुछ होता है। हमारा आज किया, मेहनत करी, पंचुअलिटी के काम, टाइम की आने के जाने की, वो इनको सब पता है। और सारा ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया। और इनको भी मैंने ही रखा है फैक्ट्री में। CBSE के थ्रू आया मैं इनके बाद। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो एज ए अकाउंटेंट आया था, तो उसमें क्या था, हमारे पास पहले फर्स्ट फ्लोर ही था, उसमें अकाउंट्स भी, स्टिचिंग भी, स्टोर भी, सारा डिपार्टमेंट ऊपर ही था। तो उसमें अकाउंट्स का काम भी करना, स्टिचिंग भी देखना। उस टाइम पे मेहंदी हुआ करता था वहाँ पे, तो स्टिचिंग फ्लोर भी मुझे देखना है, अकाउंट्स भी देखना है, सारा काम मैं ही करता था। और कुछ कपड़ा लाना है तो मैं सतीश सर गांधीनगर जाते थे, धूप हो बारिश हो, वहाँ से परचेज करना, लाना उसको। कभी कभी हम मतलब रिक्शा ना करके हाथ में पकड़ के दोनों लोड करते थे गाड़ियों में। तो ये सब मैंने सीखा, आज मैं इस लेवल पे। अपनी आधी लाइफ डोगरा जी के साथ मैं कई बार पार्क में खिलाने लेके गए मेरे को, मैं इतना सा था तब से मैं गया हूँ। और सच में ही मेरे साथ आ गया था, नीचे लेवल पर। और उसका फिर बेटा भी मेरे पास रहा कम से कम 10-12 साल। सर मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया, मैं तब से ही क्वेश्चन मेरे माइंड में कि कंपनी का नाम चाशविक कैसे था, कैसे पड़ा? ये चाशविक फाइन टर्म्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। चाशविक ये डिफरेंट नामों में से कुछ स्पेलिंग लेकर उसको मिलाया गया है और एक वर्ड साउंड करे ऐसा बनाया गया है। अच्छा। जैसे इसके जो फर्स्ट 2 लेटर हैं CH, ये मेरे सबसे बड़े भैया का नाम था चंद्रभान अरोड़ा, ये वहां से लिए हुए हैं। तो इसी तरह बाकी स्पेलिंग्स लिए हुए हैं। के में आप मेरा नाम समझ लीजिए, जो लास्ट वाला है। तो इसी तरह डिफरेंट स्पेलिंग लेके उनको एक नाम बनाया गया है, टर्म बनाई गई है कि भाई वर्ड साउंड करे। थैंक यू। डोगरा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत सारी मैंने और जितेंद्र जी ने चीजें नई नई ट्राई करी है और इम्प्लीमेंट करी है।
हम जैसे वो बता रहे थे ना कि एक ही फ्लोर जो आर वाला सेक्शन साइड है उसमें जो फर्स्ट फ्लोर था वो सबसे पहले था हमारे पास, और ना ग्राउंड फ्लोर था ना एच वाली साइड थी, उसी में ही कटिंग, स्टिचिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हमारा बैठने की जगह, स्टोर, फैब्रिक स्टोर भी वहीं था एक छोटा सा सब कुछ वहीं था एक ही फ्लोर पे, और हम जाते थे अलग अलग जगह पे। पहले बहुत छोटी थी। हाँ हाँ उसके साथ पैरेलल में प्रैक्टिस चल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर ये शुरुआत